हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इंटरनेट मॉडल पेपर सेट 2 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 2 नंबर वाला क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि कह रहा है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच करना है। देखिए इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ है, इसको लिख लिए। ठीक, इसको पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए आप लोग जानते होंगे कि पहला में और तीसरा में गुणा होता है भैया। तो 10 में x स्क्वायर से होगा तो 10x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 10x स्क्वायर को इस तरह से 2 भाग में तोड़िए ना कि बीच वाला पद आ जाए। तो बीच वाला पद यानी कहने का मतलब कौन, 7x आ जाए। तो यानी कैसे टूटेगा, 5 दूनी के 10 टूटेगा, यानी 5 और 2 में टूटेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x अब प्लस 10। देखिए 5 2 7 हो जाएगा ना। अब 5 दूनी गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसको 2 पार्ट में देख लेते हैं। यहाँ से ये दोनों में किसका कॉमन है, तो x का कॉमन है। x का कॉमन निकालेंगे तो एक x बचेगा, यहाँ बचेगा 5। अब प्लस यहाँ किसका कॉमन है, 2 का कॉमन है। 2 का कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ भी बचेगा x, अब प्लस में क्या बचेगा, 2 बचे 10 बचेगा। अब क्या किया जाता है कि गुणनखंड तभी सही माना जाता है आपका कि जब इस दोनों बराबर आ जाए, चाहे कुछ भी आए दोनों का होना चाहिए सेम टू सेम आना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड सही है। तो चलिए इसको मिला के लिखते हैं, यानी x प्लस 2 को और x प्लस 5 को दोनों को हम मिला के लिख दिए। मिला के लिखने के बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, अल्फा और बीटा। देखिए शून्यक द्विघात बहुपद में 2 गो शून्यक होते हैं। कौन कौन होते हैं, अल्फा और बीटा होता है भैया। तो देखिए अल्फा यहाँ लिखेंगे, यहाँ बीटा लिखेंगे। तो अल्फा का कितना हो गया, x प्लस 2 बराबर 0, शून्य ज्ञात करना है, बराबर 0 दे देंगे। x प्लस 5 बराबर 0। अब देखिएगा x बराबर प्लस में 2 है तो माइनस में हो गया, और x बराबर माइनस में हो गया 5। यानी कह सकते हैं कि अल्फा का मान -2 और बीटा का मान कितना आ गया, -5 आ गया। अब हमको कह रहा था कि जांच कीजिए, क्या कह रहा था कि जांच करने के लिए। तो जांच देखिए कैसे होगा, जांच कैसे होता है। तो सबसे पहले किस पर जांच करना है, तो इस पर जांच करना है, ये वाला पर, यानी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो इस पर जांच करना है भैया। देखिए a का मान यहाँ से 1 हो जाएगा, ये x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो 1 है। b का मान 7 हो जाएगा और c का मान 10 होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मिटा लेते हैं। इसके बाद जांच करना है, शून्यकों का योग पर जांच करेंगे। कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a होता है ना। तो यानी अल्फा का मान कितना है, -2, और बीटा का मान कितना आ गया है, -5 है, बीच में प्लस है। अब बराबर माइनस b का मान है कितना, 7 है। a का मान कितना है, 1 है। यानी कि अब देखिएगा कि -2 आप प्लस माइनस -5 बराबर 7 में 1 से 7 में भागा देंगे तो -7। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, -7 बराबर -7। देखिए एक ऊपर जांच हो गया, दोनों बराबर आ गया ना। जब दोनों बराबर आ जाता है तो सही है। दूसरा जांच करना है अल्फा इंटू बीटा पर। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बटे a। अल्फा का मान कितना हो गया, -2 हो गया, इंटू बीटा, बीटा कितना है, -5 है, बराबर c का मान कितना है, c का मान 10 है, और a का मान कितना है, 1 है। तो गुणा कर देंगे, 5 दूनी के 10 बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस, 10 बराबर 10। देखिए तो बस आप नियम जान गए, नियम बनाने का। तो इस पर और अगर क्वेश्चन आएगा दूसरा अंक देके इस तरह से आएगा बनाने के लिए तो नहीं बना लीजिएगा। बस आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ का केवल नियम जानिए, क्योंकि अंक चेंज कर सकता है बाकी नियम चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग केवल नियम जानिए बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन में है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। देखिए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 लिख दिए, एकदम आसान क्वेश्चन दे दिया कि x। अब क्या करते हैं, पहला और तीसरा में गुणा करेंगे तो -10 में x स्क्वायर से करते हैं तो -10 स्क्वायर। इसको ऐसा 2 भाग में तोड़िए कि बीच वाला पद आ जाए। तो कैसे 10 टूटेगा, 5 दूनी के 10 टूटेगा। ठीक, तो 5 में से 2 गया, 3 बचेगा, बाकी हमको माइनस में बचाना है 3। तब माइनस में 5 दे देंगे और प्लस में 2 दे देंगे। बड़ा वाला में माइनस देंगे तबे ना भैया माइनस में बचेगा। तो इसको तोड़ेंगे कैसे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x आप -10 बराबर 0। अब यहाँ से x का कॉमन ले लेते हैं, x का कॉमन लेंगे तो x बचेगा, अब यहाँ बीच में माइनस और 5 बचेगा। अब प्लस 2 का कॉमन लेंगे तो x बचेगा, 2 के पहाड़ा में 5 बार में कट जाएगा, -5। दोनों बराबर आ गया, सही गुणनखंड है। x प्लस 2, इसको दोनों को मिला के, ये दोनों मिला के ये दोनों में से कोई एगो
यहाँ से लिख देंगे, अब बराबर का दे देंगे 0। केस फर्स्ट केस सेकेंड, चाहे अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, केस 1 केस 2। तो देखिए x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे और x माइनस 5 बराबर 0 कर देंगे। x बराबर प्लस में 2 है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो काम में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी -2 और 5 आंसर। देखिए परीक्षा में इस तरह से आपको आंसर लिखना होगा, इस तरह से लिखिएगा तो काफ़ी उसको अच्छा लगेगा कि हाँ बढ़िया से बनाया है। अगला क्वेश्चन में है कि मान लीजिए कि ABC त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप हैं। ठीक, मान लेते हैं कि त्रिभुज ABC लिख दिए और DEF बोला है ना, यहां से लिख दिए DEF, दोनों समरूप हैं और बोला है कि इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर है। यानी इसका है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल और इसका है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, फिर बोला है कि यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है, EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर लिख दिए। तब फिर बोला है अब कि BC ज्ञात कीजिए। तब भैया आप लोग याद कीजिए, पर में 6.6 पढ़े होंगे कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी कि या तो ये दोनों के क्षेत्रफल के अनुपात AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर होगा या बराबर, या BC स्क्वायर बटे EF स्क्वायर होगा, चाहे AC स्क्वायर बटे DF स्क्वायर होगा। बाकी जो नहीं दिया है तो कौन नहीं दिया, BC, और जो दिया है EF, ये दोनों से हम यही दोनों लेके चलेंगे क्योंकि ये दोनों से अब तो मतलब नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अब बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर कौन BC और EF से रिलेशन लेते हैं। ठीक, तो BC स्क्वायर उनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है बटा EF स्क्वायर। अब ABC त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना है, 64 दिया है, DEF का कितना है, 121 है, BC स्क्वायर है तो BC स्क्वायर दे दिए, और EF स्क्वायर है तो EF स्क्वायर दे दिए। अभी रुक जाइए, मान बैठाते हैं। अब देखिए स्क्वायर हटा दिए BC पर से, हटा दिए तो रूट में, इधर आया तो रूट में, जब स्क्वायर हटता है ना तो रूट में हो जाता है। EF पर से स्क्वायर हटा दिए तो 121 का हो जाएगा, रूट में हो जाएगा BC, अब बटा EF बचेगा। दोनों पर से जब स्क्वायर हट गया तो क्या बचेगा, BC बटे EF। अब बताइए भैया, यहाँ देखिएगा कि 64 के वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है, और 121 के वर्गमूल कितना होता है तो 11 होता है, बराबर। BC नहीं दिया है, BC जस के तस लिख दिए। EF है ना, EF बताइए तो कितना दिया है, 15.4, तो 15.4 लिख दिए। अब देखिए तिरछी गुणा कर देते हैं, तो 11 में BC से करेंगे तो 11 BC, अब बराबर 15.4 में 8 से करेंगे तो 15.4 गुणा 8। अब क्या करेंगे कि BC ऐसा लिख देंगे, अब 15.4 गुणा 8 है तो जस के तस, आई गुणा किए थे ना BC में, तो इधर आके का में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। जब बराबर की इधर आएगा तो 11 से कटा देंगे, 11 एकम 11 बच गया 4, 15 था तो 4 ना बचेगा, 44 हो गया, तो 11 44, बीच में पॉइंट है दे दिए, इसलिए BC बराबर 14 में 8 से गुणा कर देंगे, 8 चौके 32 और 8 3 11, 112 होगा, एक अंक के बाद दशमलव, यानी BC बराबर कितना हो गया, 11.2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन में है कि सिद्ध करे कि किसी वृत्त के व्यास के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। किसी वृत्त बोला है ना, तो एक वृत्त भैया बना लीजिए। ठीक, वृत्त के व्यास एगो दे दीजिए, व्यास मान लेते हैं हम, व्यास दे दिए, आप ऐसे भी दे सकते हैं, आपका मन। किसी वृत्त के व्यास की छोर एक व्यास के पहला छोर दूसरा छोर खींची गई रेखा समांतर होती है। ठीक, यानी कि हम इसका नाम अगर दे दे A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम धर देते हैं D, तो सिद्ध करना है कि AB जो समांतर होगा वो CD के होगा, AB समांतर CD। सबसे पहले हम लोग लिखते क्या है कि दिया है, क्या लिखते हैं, दिया है। क्या देवल गई है, पहला देवल गई है कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक क्या है, वृत्त है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। दूसरा दिया गया है कि AB तथा CD, चाहे यहाँ एक नाम धर देते हैं PQ। ठीक, कि PQ वृत्त का व्यास है, PQ वृत्त का व्यास है। तीसरा देवल गई है कि AB तथा CD वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, यहाँ लिखेंगे AB तथा
CD वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। अब सिद्ध करना है, यहां लिखेंगे सिद्ध करना है। तो भैया सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना यही है कि वृत्त के व्यास के सिरा पर खींचा गया स्पर्श रेखा है समांतर होता है, यानी ए बी जो होगा वो समांतर होगा। देखिए समांतर के चिन्ह होता है, किसके समांतर? सीडी के समांतर। प्रमाण में देखिएगा, प्रमाण में ठीक ध्यान से समझिएगा, यह 90 डिग्री का कोण बनेगा, यह 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों? क्योंकि त्रिज्या ओपी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। लिखेंगे कि ओपी वृत्त की त्रिज्या है। तो जब त्रिज्या है तो प्रमेय 10 पॉइंट या एक याद करिए ना आप लोग कि जो प्रमेय 10 पॉइंट कहता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ओपी लंब हो जाएगा ए बी पर। कहां से? प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से, ठीक, प्रमेय 10.1 से। तो जब ओपी लंब ए बी पर हो जाएगा तो इसलिए कोण पी का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इक्वेशन फर्स्ट। लंब होती है तो लंब कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। इसी प्रकार ओ क्यू वृत्त की क्या है? त्रिज्या है, त्रिज्या ही है, त्रिज्या है। तो जब ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या है तो इसलिए ओ क्यू भी क्या होगा? लंब होगा। किस पर? ओ क्यू लंब किस पर होगा? सीडी पर होगा। कहां से? प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से। तो जब प्रमेय 10.1 से लंब होगा तो इसी प्रकार कोण क्यू का हो जाएगा। कितना डिग्री का होगा? क्यू ये भी 90 डिग्री का होगा। इक्वेशन कर देते हैं सेकेंड। तो भैया आप समझिए कि पी भी 90 डिग्री का हो गया और क्यू भी 90 डिग्री का हो गया। समझ में आ रहा है ना कि जब P भी 90 डिग्री के है, Q भी, तो दोनों बराबर होगा। P और Q का होगा बराबर होगा। P बराबर कोण Q। कहां से? एक और दो से, एक और दो से। देखिए P भी 90 डिग्री और Q भी 90 डिग्री, तो दोनों बराबर होगा। एक और दो से, एक और दो में है। तो जब दोनों बराबर आ गया तो चूंकि देखिए तो P का इधर के कोण और P के इधर के कोण एकांतर कोण है। चूंकि कोण P तथा कोण Q एकांतर कोण है, तो जब भैया एकांतर कोण रहता है, एकांतर कोण कब बनता है? एकांतर कोण कब बनता है? जब कोई समांतर रेखा हो। अगर समांतर रेखा नहीं है तो एकांतर कोण नहीं बन सकता है। तो देखिए जब एकांतर कोण, ये दोनों एकांतर कोण है, तो जब कब एकांतर कोण होगा? जब समांतर होगा। तो समांतर हो नहीं गया, जब समांतर हो ही गया तो ये भी समांतर सीडी लिख दिए, प्रूव्ड है, ये लिख देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि बिंदुओं -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए बिंदु कितना दिया है? -5 दिया है और 7 दिया है, और दिया है कितना? -1 और 3 दिया है। तो देखिए भैया x1 के मान हो जाएगा -5 और y1 के मान कितना होगा? 7 हो जाएगा, ठीक। x1 y1। x2 का मान बताइए कितना होगा? -1 होगा। y2 के मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हमसे दूरी पूछा है ना, तो दूरी बराबर फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो देखिए भैया x2 का मान बताइए तो कितना है? -1 है। अब बीच में -x1 के मान कितना है? -5 है का, देखिए होल स्क्वायर कर दिए। आप प्लस y2 है, y2 का मान कितना है? 3 है, माइनस y1 का मान कितना है? 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर। अब बताइए, देखिए -1 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, +5 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिए। 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा? -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 में से 1 घटेगा तो 4 बचेगा, 4 का होल स्क्वायर। अब 4 चौके 16 हो जाएगा। यहाँ से एक बार और समझिए, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 चौके 16, 16 और 16 16 हो जाएगा कितना? 32। अब 32 को तोड़िएगा ना तो कैसे टूटेगा? 16 दूनी के 32 टूटेगा। तो 16 के वर्गमूल 4 और रूट में क्या बच जाएगा? 2। यहाँ मात्रक लिख लीजिएगा, मात्रक लिखिए, यूनिट लिखिए, जो भी लिखना है। ये अगला क्वेश्चन में है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले भैया वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है? वृत्त की त्रिज्या दे दिया हुआ है r बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक। और कह रहा है आगे क्वेश्चन त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 60 डिग्री है। तो थीटा का मतलब कोण कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। तब बताइए त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल क्या होता है भैया?
आप लोग याद किए हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये फार्मूला होता है थीटा बटा में 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान है कितना 60 डिग्री है और बटा में कितना है 360 डिग्री। पाई का मान भैया आप लोग जानते होंगे कि 22/7, कुछ भी न दिया रहे तो 22/7 बैठाते हैं। आर है ना, आर का मान त्रिज्या यानी 6 स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं ना अपना सुविधा के लिए। एगो 0 से एगो 0 कटा दीजिए, 6 के पहाड़ा में 6 6 36, 6 से एगो 6 कटा दीजिए। और कोई कटने लायक है नहीं है, 7 से कोई नहीं कटेगा। गुणा कर दीजिए ना, 22 6 के 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो कितना आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि धातु के 3 घनों के किनारों की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन की लंबाई क्या होगी? तो भैया देखिए, जब पिघलाने के बाद एक रूप से दूसरा रूप में अगर परिवर्तित करने के बाद कहेगा, ठीक है, समझिए, तो उसका आयतन परिवर्तन होता है, ठीक है, न कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बाकी उसमें जितना द्रव्यमान लगा है, जितना ई भारी है, तीनों के मिला के ना वो भारी होगा। तो यानी उसमें क्या होता है, आयतन लगता है। ठीक, आप समझिए, पिघला कर दूसरा रूप में ढालने के बाद कहे, चाहे एक रूप से दूसरा रूप में परिवर्तन के बाद कहे, तो आयतन भैया लगाइएगा। ठीक, तो घन के किनारे की लंबाई कितना दिया है? A1। पहला घन के किनारे की लंबाई दिया है 3 सेंटीमीटर, दूसरा घन के किनारे के A2 मान लिए कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और तीसरा घन के किनारे की लंबाई मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक, यानी घन के किनारे की लंबाई यानी भुजा के बराबर होता है। तब बड़े घन का आयतन बराबर पहले घन का आयतन जोड़ दूसरे घन का आयतन जोड़ तीसरे घन का आयतन। समझ में आ गया? तीनों घन के आयतन जोड़ के जो बड़ा घन है उसको आयतन कर दिए। बड़ा घन के आयतन के मान लेते हैं बड़का AQ। कोई दिक्कत है? नहीं है। पहला घन के आयतन घन के आयतन AQ होता है, तो पहला के A1 का Q, दूसरा के A2 का Q और तीसरा के A3 का Q। ठीक, AQ जस के तस A1 है ना, बताइए भैया A1 कितना दिया है? 3 है, तो 3 का Q कर देंगे। A2 है ना, A2 का कितना है? 4 है, एक A2 का Q है तो 4 का Q कर देंगे। A3 है ना, 5 है ना, तो 5 का Q कर देंगे। अब देखिए, AQ बराबर 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 27 हो जाएगा। 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा, और 5 पचे 25, पचे 125 हो जाएगा। जोड़िए तो सबको, AQ बराबर कितना हो जाएगा? 5 4 9, 9 7 16 और 2 6 2 8 2 10 1 11, कितना हो जाएगा? 1 और 1 2, कितना हो गया? 216 हो गया। तो A बराबर यहाँ से निकालेंगे तो अंदर रूट में हो जाएगा 216, बाकी रूट में नहीं होगा भैया। जब स्क्वायर हटता है तब रूट में होता है, जब 3 हटेगा ना तो घनमूल में हो जाएगा। तो 3 हेजा कर दिए घनमूल में। तो A का मान देखिए, 216 के तोड़िएगा ना, तो देखिए 216 के तोड़िए, 6 से डायरेक्ट ले जाइए। 36 6 के 216, 6 6 36, 3 को 6 में टूटेगा, 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक, घनमूल में पता है आपको 3 का जोड़ा लगता है, तो यानी कि A का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि 3 को 6 में से एगो 6 निकलता है। जैसे वर्गमूल में 2 गो में से एगो निकलता है, घनमूल में 3 गो में से एगो निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, देखिए सेक थीटा बराबर दे दिया हुआ है 13/12, तब पूछा है कि कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण बटा में क्या लिखेंगे? आधार लिखेंगे। भैया कर्ण कितना हो गया? 13, और आधार कितना हो गया? 12। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस होता है आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हुआ है? 13 दिया है, तो 13 के स्क्वायर, और आधार कितना दिया है? 12 दिया है, तो 12 के स्क्वायर कर देंगे। 13 का 13 में गुणा करेंगे तो 169 होता है, 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144 होता है। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। लंब स्क्वायर बराबर 25, तो लंब बराबर बताइए कितना होगा? तो अंदर रूट 25 हो जाएगा। अब 25 के वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो लंब 5 हो गया। हमको ज्ञात क्या करना है? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में लंब होता है। आधार बटा में क्या लिख दिए? लंब। आधार का मान कितना है? आधार के मान है 12 और लंब के मान कितना है? 5 है।
आंसर हो गया। ये अगला क्वेश्चन में है कि दिखाइए कि tan 45 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर है। देखिएगा tan 45 डिग्री यहाँ से लिख दिए, tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री। ले आना कितना है, 1 ले आना है। देखिएगा भैया tan 45 डिग्री के तो मान हमको पता है, बाकी 23 और 67 के नहीं पता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 पहले बैठा देते हैं और इस दोनों में से कोई एक के चेंज कर देते थे। देखिए इसी को हम चेंज कर देते हैं, तो tan 90 में से कितना घटाएंगे कि 23 बचेगा, तो 67 घटा देते हैं और इंटू tan 67। ठीक, 90 वाला फार्मूला पर तोड़े हैं, तो 1 इंटू 10 किस में चेंज हो जाता है, कॉट में चेंज हो जाता है, तो कॉट कितना 67 हो जाएगा, थीटा सेम टू सेम, कॉट 90, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा इंटू tan 67। अब बताइए कि जब tan और कॉट रहेगा, दोनों का थीटा सेम टू सेम रहता है, तो दोनों मिला के क्या होता है, 1 होता है, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। यही तो दिखाना था। अगला क्वेश्चन में है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष -5 -1 और 3 -5 तथा 5 और 2 है। तो देखिए जो बिंदु दिया है उसको लिख देंगे, -5 -1 3 -5 और 5 और 2। ठीक, x1 का मान बताइए तो कितना हो जाएगा, -5 होगा, y1 का मान कितना होगा, -1 होगा, x2 का मान कितना होगा, 3 होगा, y2 का मान कितना होगा, -5 होगा, x3 का मान कितना होगा, 5 होगा, y3 का मान कितना होगा, 2 होगा। ठीक, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कर लीजिए, फार्मूला नहीं याद है तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, 1/2 x1 है ना, x1 का भैया मान बताइए कितना है, -5 है, y2 है ना, y2 कितना है, -5 है, माइनस y3 है ना तो 2 हो जाएगा, प्लस x2 है, x2 कितना होगा, 3 हो जाएगा, y3 है ना, y3 का मान 2 है, माइनस y1 है, y1 के मान -1 है, तब एगो बीच में माइनस और एगो यहाँ माइनस, प्लस हो जाएगा 1, प्लस x3 है, x3 का मान कितना है, 5 है, y1 है, y1 के मान है -1, अब माइनस बीच में y2 है, y2 का मान -5 है, तब प्लस हो जाएगा, एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ। अब इसको हल कीजिए, 1/2 देखिए -5, अब -5 और -2 -7 होता है, अब +3 2 अब 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1/2 अब 7 बचे कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 35 हो जाएगा, 3 3 कितना होगा, 9 हो जाएगा और 4 बचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 1/2 सबको जोड़िए तो 20 और 35 और 20 कितना हो जाएगा, 55 और 9 कितना हो जाएगा, 9 5 14 64 हो जाएगा। 64 को 2 से भागा दे दीजिए तो कितना, 32 दूनी 64 यानी कि 32 वर्ग मात्रक आएगा। ठीक है, स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं इंग्लिश वाले और हिंदी वाले वर्ग मात्रक। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले 11 से क्वेश्चन को लेकर।